नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे आसिम गुप्ता, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। आसिम जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रैली थी आज गृहमंत्री अमित शाह की, और इस रैली में भी रैली जो है 370 के इर्द गिर्द ही रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौलाना आजाद स्टेडियम में आए थे। उन्होंने वहां से ललकार लगाई थी कि 370 हमने संशोधित किया, 35 से हटाया, अब पब्लिक हमें 370 सीटें दे। क्या आप बेरोजगारी, महंगाई पर बात नहीं कर सकते? विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे बुलाया जी। पहले तो मैं आपको जय श्री राम बोलूँगा जी। और शुरुआत हम यहीं से करेंगे, क्योंकि दो चीज़ें जो 70 साल से 370 हमारे लिए तलवार थी जी। और हिंदुस्तान के साथ ऐसे लगता था कि हमारा कोई अलग नाता है। जी। और वहाँ के लोग बेचारे सोचते थे कि हम जम्मू कश्मीर आ नहीं सकते, तो वो दीवार जो गिराई गई उसके लिए मैं माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, जब 370 हटी तो मेरे कुछ दोस्त अमेरिका, यूएस, यूके में रहते हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि मैं ये ज़िंदगी में सोच नहीं सकता कि हमें भी ये सपना देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर से 370 हट जाएगी। वो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं जी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, आप सोच नहीं सकते जी हमारे लिए। आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई और उस कार्यकाल में पीडीपी ने आप पर चुप्पी साधने को कहा। ठीक है, एजेंडा ऑफ लाइफ में साफ लिखा था कि आप 370 पर बात नहीं करेंगे। इतनी क्या मजबूरी थी आपको सरकार बनाने की? और अब आप 370 में संशोधन, यानी 5 अगस्त 2019 के फैसले को एग्जेजरेट करके पब्लिक के बीच में लेके जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, ऐसा है जी। आप जानते हैं कि हमारे सबसे बड़े लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश में एक प्रधान, दो प्रधान, दो विधान और दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे जी। उसके ऊपर उन्होंने अपनी शहादत दे दी। जी। कलकत्ते से उठ के एक यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर उठ के आता है, पार्टी छोड़ता है कांग्रेस, वो कहता है गलत हुआ है जी। तो इसका मतलब हम गलत नहीं है, कांग्रेस की नीतियां गलत थी, कांग्रेस की नीयत गलत है। हमारी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है, देशभक्ति के लेके, देश को आगे लेके, युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, सबको लेके हमारी एक ही नीति है, डेवलप्ड इंडिया, मोदी ऑफ डेवलपिंग इंडिया। जी। लेकिन आप विकास की बात कम करते हैं। हम विकास आपको सूट करता है मंदिर, मस्जिद, गीता, कुरान। नहीं, आप मेरे को बताइए, 3 करोड़ टूरिस्ट आया जम्मू कश्मीर में, विकास नहीं हुआ 370 के बाद? जी। पूरे वर्ल्ड, मतलब वहाँ पर एक फॉरेन टूरिस्ट आता था, आपने सुना होगा पुराने ज़माने में कश्मीर में फॉरेन टूरिस्ट आता था, उसने बंद कर दिया 30 साल में आना, वो इस बार 27,000 आया है। तो क्या आपको अच्छा नहीं लगा? जी। जब आपके यहाँ डॉलर्स और पाउंड्स की इकोनॉमी आएगी तो वो कैसा लगेगा? आपके बड़े नेताओं के संबोधन में 70% यही रहता है। क्या? यही मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, ऐसी मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, ये नहीं, आप मेरी बात बताइए, अगर आप सारी उम्र क्या चाहते हैं कि कांग्रेस की तरह जिए जी, कि ले चले गया, ले के साथ हमारी वो इतनी जमीन चलेगी, लाखों के लाख, क्या था पुराना जम्मू कश्मीर जी। कभी इतिहास पढ़िए, जब रणजीत सिंह जी यहाँ थे तो नेपाल, गिलगिट, बलूचिस्तान, ये सब हमारा हिस्सा होता, पीओके, पीओजे के, सब चले गया। क्या चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि हम वो बैठे रहे, हाथ में चूड़ियां डाले, तो कोई पाकिस्तान से आएगा तो हमारे लोगों हम ऐसा कहे चाहेंगे? तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे। यू शुड बी प्राउड ऑफ बीजेपी कि एक बीजेपी है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की, एक बीजेपी है जिसने उड़ी के ऊपर जवाब दिया। आज कहाँ, आप मेरे को बताइए, कितनी गोली बारूद चलती थी बॉर्डर पे? आज 5 साल से आप कोई गोली बारूद सुन रहे हैं? आज आप जाके देखिए, वो जो लोगों ने बंकर बनाए थे ना डर के मारे, आज उस बंकरों में उन्होंने ड्राइंग रूम बनाया हुआ, क्योंकि गोली चलती रही है। तो आप, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। जी। नहीं, असीम जी, सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार ये कहती है कि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान में रहेगा बातचीत नहीं होगी। ये जो सीज फायर हुआ है, पहले वायलेट होता था, जो अब सरहदें शांत हैं, ये मान लेते हैं, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि उसके लेकर के आपने पाकिस्तान से बातचीत की होगी, डीजीएम लेवल पे बात की होगी, तभी तो शांति हुई है। एक तरफ आप कहते हैं हम बात नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप बात भी करते हैं। ये कांग्रेस का आरोप है, मैं नहीं लगा रहा। देखिए भाई साहब, कांग्रेस का तो ये हालत थी कि उनको तो एक गोली चलानी होती थी तो वो पहले कहते थे मनमोहन जी से पूछ लेते हैं, और मनमोहन जी भी कहते थे पहले मैं सोनिया जी से पूछ लूँ। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ मोदी जी ने सीधा आदेश दिया हुआ है, एक आए 1000 मारो जी। तो आप उनकी नीतियों, कांग्रेस को तो मैं डिस्कशन नहीं करता। उन्होंने सारी उम्र, हिंदू मुसलमान सारी उम्र इस देश में इकट्ठे रहे हैं, भाइयों की तरह रहे हैं और भाइयों की तरह ही रहेंगे। जी।
कांग्रेस ने हमेशा उनको एक वोट पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल किया है, जो बीजेपी कभी नहीं करेगी। हमारे लिए वो उतने ही भाई हमारे हैं जितना कोई और भाई है। हम चाहते हैं वो डेवलपिंग इंडिया में सहयोग करे। आप देखिए कितने आईएएस ऑफिसर आईपीएस बन रहे हैं आज की डेट में कश्मीर से कितने अच्छे अच्छे डॉक्टर आ रहे हैं आगे, हम इंजीनियर्स आगे आ रहे हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। लेकिन असीम जी ये विरोध क्यों करते हैं? कांग्रेस के लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का क्यों विरोध कर रहे हैं? ऐसा है, कांग्रेस ने सारी उम्र हिंदू मुसलमान पे डिवाइड एंड रूल के ऊपर पॉलिटिक्स की। वो सेम आप पर आरोप लगाते हैं। नहीं, वो करके भी उन्होंने 70 साल में की है, हमने नहीं की जी। आप मेरे को बताइए, क्या आयुष्मान कार्ड हिंदू मुसलमान देख के दिया गया? ना, क्या कोविड के इंजेक्शन हिंदू मुसलमान देख के दिया गया? नो, नॉट एट ऑल। ट्रिपल तलाक जो हुआ है, लेडीज को सहूलियत मिली, मुस्लिम लेडीज को, हमारी बहनों को, क्या उनके कोई देख के दिया गया कि नहीं मिले उनको सहूलियत? जी, सबको उतनी सहूलियत दी गई, किसी चीज की कमी रखी गई? मेडिकल कॉलेज में अगर सीटें बढ़ाई गई हैं जम्मू के, कश्मीर के, तो क्या उसमें उतना ही योगदान हिंदू बच्चों को मिलेगी, उतनी ही मुसलमानों को मिलेंगी? कांग्रेस ने गुजरों को कुछ दिया? हमने दिया। क्या दिया आपको भी पता है। कांग्रेस ने पहाड़ियों को कुछ दिया? हमने दिया। कांग्रेस ने नहीं दिया। जी। असीम जी, आज की रैली को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत बढ़िया रैली, टर्निंग पॉइंट आप देखिए, डोगरी पग डाली थी हमने मोदी जी को उधमपुर में, और डोगरी पग अमित शाह जी को भी डाली, और आप उस रैली में देखिए क्या जोश था। आपको तो अमित शाह जी के भाषण से जोश पता लग जाना चाहिए था। जब उन्होंने जाते जाते क्या बोला, उन्होंने बोला सारे बोलो जय श्री राम जी। तो ये जोश पूरे उन्होंने देख ली, ताकत कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग उनको पूरी ताकत से जिताएंगे। और हमारे दोनों कैंडिडेट, माननीय जुगल किशोर जी जो सांबा जम्मू रियासी से लड़ रहे हैं, और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, दोनों को हम जिता के मोदी जी की झोली में 2 एमपी की सीटें डालेंगे, और मोदी जी का जो टारगेट है 400 के पार, वो हम पूरा करके देंगे। जय श्री राम का स्लोगन देकर के आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं? आपकी पुराने जमाने में जब यहाँ कभी भी आप जाते हो कहीं शादियों पे, मंदिरों में, तो आप जय श्री राम नहीं बोलते? हमारे तो मरने पे भी कहते हैं राम राम बोल, आत्मा को जल्दी से मुक्ति मिलेगी, शांति से मरेगा तू। तो ये तो बुरी चीज तो नहीं है बोलना, मेरे को लगता है। जी। लेकिन क्या लगता है आपको, कैंडिडेट आप लगातार तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा? कैलिबर है तभी तो रिपीट हुए। कैलिबर है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसीलिए तो जीत रहे हैं दोनों। जी। असेंबली दिल पर हाथ रख के बोलिए। मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ सर। हमारे लिए देखिए विनोद जी, हमारी पार्टी में आप भी कैंडिडेट होते ना, हम उसके लिए भी उतना ही काम करते जितना हम उन दोनों के लिए। हमारी पार्टी का एक डिसिप्लिन पार्टी है। पार्टी ने जिसको कमल का फूल का निशान दे दिया, वो हमारे लिए, उसको हमारा काम है जिताना। दैट्स इट जी, नो क्वेश्चन ऑन इट। जी। ये तो होगा 2, 3 पर आप कैंडिडेट ही नहीं दे रहे हैं, उसके लिए क्या सोचा है आपने? वो तो दिल्ली तय करेगा ना भाई साहब। वो देखिए, हमारा एक सिस्टम है, हमारी यहाँ पर पार्टी परिवारवाद की पार्टी नहीं है कि ओमर अब्दुल्ला को उसके फादर ने देनी है, महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी को देनी है, या उसके फादर ने महबूबा मुफ्ती को देनी है। हमारे वहाँ ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तभी एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन गया। जी, तभी बना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शुगर के डॉक्टर थे और एमपी बन के पीएमओ में बैठे हैं। जी। जुगल जी किसान के बेटे हैं और एमपी बन के बैठे हैं। ये हमारी पार्टी में हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता। लेकिन परिवारवाद की परिभाषा अपने हिसाब से, आप जो सूट करता है आप उस हिसाब से आप बता दीजिए कहाँ है हमारे में अब राजनाथ सिंह देखिए, गोपीनाथ मुंडे की बेटे देख लीजिए, प्रमोद महाजन के बच्चे देख लीजिए, आप देखिए अभी सुषमा स्वराज टिकटे नहीं बांटते हैं। सुषमा स्वराज नहीं अब सर एक मेरी बात सुनिए, राजनाथ जी के बेटे को मिली उसके कैलिबर पे, युवा मोर्चे से शुरू हुआ, काम करते 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 पहुंचा हुआ यहाँ पर। क्या फारूक अब्दुल्ला का बेटा जीत के नहीं आया था? फारूक अब्दुल्ला का बेटा सीधा सीएम बना, राजनाथ का सीधा प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। जीता असेंबली इलेक्शन जीता। एक मेरी बात सुनिए, चीफ मिनिस्टर का बेटा नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? आपको भी पता है कैसे जीतते थे ये लोग पहले। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप चाहते हो सारा कुछ एक्सपोज करना है, आज ही बोल दीजिए ना, उसमें क्या है? आपको पता ही है, फिर सबको पता है, इसलिए कुछ चीजें पर्दे में रख के ही बोली जाए तो इशारा ही काफी होता है जी। लेकिन आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनके बच्चे काम करके ऊपर आए, उनको सीएम नहीं बनाया गया सीधा, या राजनाथ जी के बेटे को सीधा रक्षा मंत्री नहीं बनाया गया। यही फारूक अब्दुल्ला का बेटा होता सीधा रक्षा मंत्री बनाता है। अब देखिए मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी बेटी को सीधा सीएम बनाया जी। अब अनुराग ठाकुर जी है, सीएम के बेटे हैं जी, 5वीं बार एमपी लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक सीएम नहीं बना पाए हम उनको, या उनका, क्योंकि पार्टी का एक सिस्टम है जी, उस सिस्टम से ही पार्टी चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जय शाह को लेकर के ना विपक्ष लगातार आपको घेरता है। किसको? जय शाह, अमित शाह के पुत्र को। मैंने तो सुना नहीं उनके बारे में कभी भी कुछ। ये विपक्ष वाले हमेशा कहते हैं। देखिए विपक्ष
फ्री वेला होता है ना, वेला कहते हैं हमारे में वर्ड डोगरी में, वेला। आजकल बड़े बिजी है, विपक्ष बहुत ज्यादा बिजी है, आपको परेशान करके वो रखा है, इंडिया ब्लॉक बना करके उन्होंने आपको परेशानी में डाल के रखा किसने हुआ है। बोला है? अगर वो इतना उनका कुछ कैलिबर होता, वो इंडिया ब्लॉग ही नहीं बनाते, अपने दम पे लड़के दिखाते। उनको पता है कि हम इकट्ठे होके भी मोदी जी का 400 नहीं रोक सकते जी, तो इसीलिए वो खुद परेशान है इस चक्कर में। जी 400 आपने किस आधार पर बनाया सर और 400 क्या, हाँ मतलब क्या सोचा होगा ऐसी है, आपने? देखिए 303 सीटें इस वक्त है आपके पास जो नहीं, 2019 में एनडीए का जीती। 400 कह रहे हैं जी, अपना तो आप 370 कह रहे हैं। हम 370, हमने 370 उठाई है और हमें पता है वो 370 में मिलेगा जो मर्जी हो। ऐसा है, देखिए आप देखिए हमारा यूपी में आप देख रहे होंगे योगी जी किस तरह ताबड़तोड़ रैलियां, मोदी जी की रैलियां, अमित शाह, राज, इस वक्त कोई भी हमारा स्टार कैंपेनर घर नहीं बैठा हुआ। जी उसमें क्या है कि इस बार मोदी जी का ज़्यादा फोकस साउथ की ओर भी है जी और नॉर्थ ईस्ट की ओर भी है, तो वो सारा फोकस देखते हुए ही हमने एक कैलकुलेशन निकाली है 400 की। जी असीम जी, लोग कहते हैं कि 2004 में भी ऐसा ही आत्मविश्वास था। 2004 में शाइनिंग इंडिया का स्लोगन दिया था आपने और इतना ही अति उत्साहित थे और इतना ही ओवर कॉन्फिडेंस था, और विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि 2004 वाली स्थितियां इस वक्त बनी हुई है, अंडर करंट है बीजेपी के अगेंस्ट। सर ऐसे है, देखिए 2004 में जो शाइनिंग इंडिया था ना, उसके लिए जब लोगों ने 10 साल की यूपीए 1 और यूपीए 2 लाई ना, उसमें 12 लाख 15 लाख करोड़ के निकले स्कैंडल। ठीक है, हमारी 10 साल की सरकार जो मोदी जी के राज में आज तक चल रही है, उसमें ना अटल जी की सरकार में कोई स्कैंडल निकला, ना ही मोदी जी के निकला। उसका रीज़न ये है कि हमने 10 साल से ना, आप भी यहाँ पर हमारा इंटरव्यू आज ले रहे हैं, लेकिन आपने भी देखा कि ये लोग 10 साल से लगे हैं काम कर रहे हैं। कभी पोलिंग बूथों पे काम कर रहे हैं, कभी शक्ति केंद्रों पे, कभी डीडीसी चुनाव करा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हम बैठे नहीं हैं, इसलिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस। इसीलिए जब बच्चा पढ़ के जाता है ना पेपर देने, उसको पता है मैंने 100 में से 100 लाने हैं या 90 लाने हैं। तो मोदी जी ने हमारे को 10 साल से पढ़ाया है और हम 543 में से 405 407 सीटें ही लाएंगे, उससे नीचे नहीं लाएंगे। जी, लेकिन असीम जी, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आपको ग्रिल कर रही है और ये कह रही है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घोटाला जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है। ऐसे है, देखिए भाई साहब, आज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के लिए ऊपर ये घोटाले कह रहे हैं। पिछले 70 साल से चुनाव हो रहे थे, आप भी खुद बैठे हैं यहाँ पर, आप बताइए कहाँ से पैसा आता था जाता था, किसी को पता है? आज इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कम से कम पता तो है ना किसको कितना पैसा आया है जी, और 35% इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का पैसा बीजेपी को मिला है, 65% ऑपोजिशन को ही मिला है। जी, तो अभी चुनाव होने दीजिए, हम उसका भी बांडा फोड़ के देंगे कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड का स्कैंडल कहाँ होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। ये थोड़ा चिंता का विषय है कि आपका लिया और सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट अपने व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने अपना डिसीजन दिया है, लेकिन हमें पता है कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कोई हेरा फेरी नहीं है, हर चीज बिल्कुल व्हाइट पेपर की तरह क्लियर है, कोई चोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन पब्लिक ये डिमांड करती है कि कहीं ना कहीं जॉब और लैंड प्रोटेक्ट होनी चाहिए, ये उनकी डिमांड है, और इसी मुद्दे को लेकर के जो इंडिया ब्लॉक है वो पब्लिक में पेनिट्रेट कर रहा है और प्रचार कर रहा है। देखिए ऐसा है, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, जी, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया गया कि आपको भी पता है कि देश में आप नौकरियां एक किसी मिनिमम परसेंटेज तक ही दे सकते हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। यस, ठीक है, आप देखिए कितने कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं जिन्होंने कितने लोग 10-10 लाख 5-5 लाख 2-2 लाख लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं। तो मोदी जी ने एक विजन रखी कि अगर बड़े बड़े ग्रुप्स 2-2 लाख रखते हैं और छोटा छोटा आदमी 20-20 40-40 50+ भी रखता है तो सबको काम मिलता है। अब आपका जेके चैनल है, ये इधर ही 200 आदमी काम करता है, तो है ना, प्राइवेट आदमी दे रहा है ना जॉब उनको, और वो भी कर रहे हैं। तो इसी तरह है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट लोगों से भी ये है, आपके माध्यम से कहूँगा कि बच्चों को भी थोड़ा देखना चाहिए। सारे लोग जॉब की ओर क्यों जाते हैं? जो फार्मर का बेटा है वो पढ़ लिख के फार्मर क्यों नहीं बन सकता, जैसे बाकी फॉरेन कंट्रीज में होता है कि उन फार्मिंग करते हैं, उसमें अच्छी चीज़ें करिए, जैसे मोदी जी कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, इस तरह का काम करिए ना जो इनोवेशन हो, इनोवेटिव हो। अब स्टार्टअप का मतलब क्या है? स्टार्टअप का मतलब ही ये है कि आप लोगों को काम मिले, आप अपने बल पे खड़े हो सकें, 20 लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे सकें, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये देश आगे निकलेगा। ऑपोजिशन की बातें हम, वो क्या है, एक कहावत है, वो मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब हाथी चलता है तो बाकी आप समझ जाइए क्या होता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर की आवाम को मिसलीड कर रहे हैं कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं
जब तक 370 वापस नहीं मिलेगा हम स्ट्रगल करते रहेंगे। ऐसे हैं, देखिए जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं वो खुद लोगों के आगे एक्सपोज हो गए हैं। 370 से सबको फ़ायदा ही हुआ है। IIT, IAM, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपके टूरिस्ट, आपका वैष्णो देवी के लोग कितने आए हैं टूरिस्ट, आपके एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कितनी डेवलपमेंट हर जगह हो रही है, आपकी रिंग रोड बन रही है। क्या 370 के होते हुए ये आ सकती सी चीज़ें? कभी भी नहीं आ सकती थी। जी, क्यों? वो एक अपनी पूरी फैमिली के अंदर ही वो ताकत है। वो अपने चाहते हैं कि NCPDP के जो कांग्रेस के यहाँ के लोग हैं वो चाहते हैं यही 2-4 हज़ार परिवार जो हमारे हैं बस इन्हीं के अंदर सारी ताकत मिले, जबकि मोदी जी चाहते हैं हर आदमी को ताकत मिले, हर चीज़ की डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हो उसके अंदर। लेकिन लोगों को ये बड़ी निराशा है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है। वो कहते हैं कि मात्र DDC सदस्य है और कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नहीं, देखिए, अब आपने मोदी जी की रैली उधमपुर में सुनी, उन्होंने क्या बोला? हम स्टेट भी बनाएंगे और चुनाव भी कराएंगे। और आज अमित शाह जी भी बोल गए अपनी रैली में कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो हमारे लिए सर माथे पे है और हम अब चुनाव कराएंगे। तो चुनाव आप तैयारी करिए, सितंबर में अक्टूबर में चुनाव की। नसीम जी, सच में होंगे चुनाव? बिल्कुल होंगे। आज महबूबा मुफ्ती बोल रही है कि आखिरी चुनाव है लोकसभा के। ठीक है, उनका आखिरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उनका आखिरी चुनाव है। वो शायद हार जाएंगी तो उसके बाद घर ही बैठेंगी और कोई चारा नहीं है उनके पास। नहीं, विपक्ष तो ये भी कहता है कि अब उसके बाद जब लोकतंत्र इस तरह का हो जाएगा, जैसे रशिया और चाइना में सरकारें चुनी जाती हैं, ऐसी सरकारें चुनी जाएगी। देखिए, डेमोक्रेसी में जो मोदी जी ने इतना बड़ा पार्लियामेंट नया हाउस बनाया है वो 2026 की डीलिमिटेशन के हिसाब से बनाया, तो लोकतंत्र तो आगे भी रहेगा। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लोकतंत्र है और वो ऐसे ही आगे चलेगा। लेकिन नसीम जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये पहली मर्तबा हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन इंटरवेन कर रहा है कि डेमोक्रेसी को खतरा है जम्मू कश्मीर में, नहीं भारत में, ऐसे है UN नेशंस, ये जो बाहर के लोग हैं इन्होंने ही हिंदुस्तान का पूरा तबाही की थी। अब उनको ये लगता है कि एक इतना पावरफुल आदमी आ गया है जिसको इजराइल और रशिया बीच में डाल के कहता है कि हमारा समझौता करा के लड़ाई बंद करो, तो उनको ये लग रहा है कि हिंदुस्तान कहीं वर्ल्ड पावर, सुपर पावर ना बन जाए। थर्ड इकॉनमी, फिफ्थ इकॉनमी पे तो हम आ ही गए हैं। थर्ड इकॉनमी में मोदी जी ने गारंटी दी है कि हमने अगले 5 सालों में थर्ड इकॉनमी बनना है और 2047 तक हम दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी होंगे। तो शायद UN सबको लग रहा है कि कहीं हमारा पट्टा ना बैठ जाए, तो इसलिए वो लोगों को गलत रास्ते दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि जो कांग्रेस के लोग विदेशों में जा करके इस तरह की टिप्पणियां करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, वो भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल होता ही है। आप जिधर भी जाओगे उधर जाके अपने ही देश को गालियां दोगे तो उसकी नेगेटिविटी तो क्रिएट होती है कि जिस देश का खा रहा है, जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, तो किस देश का हुआ वो? केजरीवाल की हिरासत के बाद भी कुछ मुल्कों ने आपत्ति जाहिर की थी। ऐसे है, देखिए, ED अपना काम करती है। जब मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे, मोदी जी को 9-9 घंटे बिठाया जाता था, वो तो नहीं कभी कुछ बोले? कभी आपने उनका कोई बयान दिया? या अमित शाह जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, उनके पीछे इतने लोग डाल के रखे, 3-3 साल के लिए उनको तड़ीपार कर दिया गया, ये सारा कुछ किस लिए था? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं, उनको पता था उनकी साफ नीयत है, इनकी नीयत ठीक नहीं है केजरीवाल वगैरह की, इसीलिए उनके साथ ये हाल होता है। असीम जी, द्वेष की भावना है ये? क्यों कि द्वेष की आपके साथ हुआ तो हम आपके साथ करेंगे? नहीं, ऐसा द्वेष क्यों है जी? ED नहीं, अपना अमित शाह के साथ अपना हुआ। काम करता है, ED अपना काम करता है, ये एजेंसियां अपना काम करती है। अगर आप पार्टी देश का पैसा 2 नंबर से कमाएंगे, घोटाले करेंगे, हेरा फेरा करेंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि ED चूड़ियां डाल के? देखो, आप इनकम टैक्स देते हो, मैं इनकम टैक्स देता हूँ, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, हम सब इनकम टैक्स देते हैं। हमारा पैसा गलत हाथों में क्यों जाए? देश की तरक्की में क्यों ना लगे? सड़कें बनाने में क्यों ना लगे? हॉस्पिटल निर्माण में क्यों ना लगे? एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में क्यों ना लगे? तो उसके ऊपर हमारा काम है। तो ED वो सारा पैसा निकाल के इन चीज़ों में लगाती है, सरकार को देके। लेकिन ये क्या कारण है कि समूचे विपक्ष, इंडिया ब्लॉक, ये कहता है कि जितनी भी एजेंसीज हैं बीजेपी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी के लिए काम करती हैं, और खासतौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के उनका ये बड़ी अजीब सी टिप्पणी है कि पहले कलाई दबाते फिर हाथ खुलवा लेते हैं, पहले रेड करवाते हैं। ऐसे है कि इन्होंने सारी उम्र ये एजेंसियों को यूज़ किया अपने इलेक्शन जीतने के। अब आप भी कर रहे हैं। इनके रिश्तेदार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में होते थे, बाद में वो MP राज्यसभा बने, किसी को MP की टिकटें भी नहीं, कोई इनकी किचन में जाके घी देता था तो उसको राष्ट्रपति भी बना दिया जाता था। हम ये सब कुछ नहीं करते, हम अपनी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने काम कर रहे हैं
हम उनको एक ही इंस्ट्रक्शन होती है मोदी जी की तरफ से कि देश की तरक्की के लिए, देश के एक एक नागरिक की तरक्की के लिए काम करो। असीम जी, फिर इन इंस्टीट्यूशंस पर क्यों आरोप लग रहे हैं और आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप समझे नहीं है, हैंडल विपक्ष पे तो कुछ है तो है नहीं इस वक्त, ना कोई वो स्कैंडल निकाल पा रहे हैं, ना कोई गड़बड़ हमारी हुई है। 10 सालों से अच्छी सरकार चली है, आयुष्मान कार्ड हर एक को मिल रहा है, किसानों को किसान निधि मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, 42 वंदे भारत आ गई हैं। उनको लग रहा है कि लोग तरक्की कर रहे हैं, हमसे बर्दाश्त, 20 सिटियों में मेट्रो आ गई है, उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इतनी तरक्की 10 सालों में, हम 70 साल में नहीं करा पाए, मोदी ने वो 10 साल में करके दिखा दिया, उससे 3 गुना ज़्यादा। एयरपोर्ट 3 गुना ज़्यादा, एम्स 3 गुना ज़्यादा, IIT 3 गुना ज़्यादा, IIM 3 गुना ज़्यादा। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे, और क्या है। उनका ये भी कहना है कि आपने अनडिक्लेयर इमरजेंसी लगा के रखी हुई है, मीडिया को बोलने का अधिकार नहीं है। आप मेरे साथ इतना इंटरव्यू ले रहे हैं, बता दीजिए। नहीं, वो कहते हैं उनको असल छोड़ नहीं दीजिए। दिखाया जा रहा है, लाइव चल रहा है ना हमारा, तो आप बता दीजिए। असल नहीं दिखाया जा रहा है, डरा डरा के सर, सारे अदारे आपने डरा के रखे हुए मोदी हैं। जी की रैली में सारा मीडिया था, अमित शाह जी की रैली में सारा मीडिया आता है। आप बता दीजिए किसको डराया है, किसी को रोका है, किसी को कुछ कहा है। वो एक और उदाहरण देते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के टेन्योर में इतनी मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीएम नरेंद्र मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, मीडिया से देखिए, मुखातिब नहीं होते हैं। क्यों? कल उन्होंने इंटरव्यू दिया ANI पे, इंडिविजुअल सिंगल इंटरव्यू तो अलग है देखिए, भाई ना, साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ऐसा है, देखिए मेरी बात, जी, अपना एक पार्टी का सिस्टम होता है चलाने का, बीजेपी का एक अपना सिस्टम है। हम एक विचार को लेके चले हैं, वो है कि हिंदुस्तान को हमने स्वराज बनाना है, नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। वो हमारे शुरू से हमारी और हमारे विचार परिवार RSS की विचारधारा है, और हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी पार्टियों में होगा कि प्राइम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता होगा या जो भी है, हमारी पार्टी में जो हमारी पार्टी की तरफ से निर्देश होता है वैसे ही PM साहब करते हैं, और उनका अपना भी सिस्टम है। उन्होंने इंटरव्यू सिंगल दिया, उन्होंने दे दिया, उन्होंने नहीं करनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपने किसको देखा है हमारी पार्टी में? नड्डा जी भी नहीं करते, अमित शाह जी भी नहीं करते, हमारे स्पोक्स पर्सन है वो कर देते हैं, सिस्टम है ना जी। कांग्रेस का प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनकी किस्मत खराब है। भगवान के, ईश्वर के चरण पढ़ने से ईश्वर ने आपको आशीर्वाद ही देना है। हमने तो यहाँ नहीं बोला कि कांग्रेस है या NC है, PDP है या इंडिया अलायंस है, वो नहीं आए। हमने तो सबको निमंत्रण भेजा। जो राम मंदिर के ट्रस्ट के लोग थे, उन्होंने घर जा जाके हर एक को दिया। अगर प्रेम जी आदमी आ सकते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम साहब आ सकते हैं, टाटा ग्रुप के चेयरमैन आ सकते हैं, आपने बड़ी बड़ी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और जितने बड़े बिजनेस ग्रुप्स, फॉरेन डेलीगेट्स सब आए, तो आप नहीं गए तो उनकी किस्मत ही खराब है ना। यहाँ से हमने 6-7 हज़ार आदमी भेजा, 15 ट्रेनें भेजी जम्मू से, पूरे देश से ट्रेनें चली स्पेशल यात्रा के लिए। तो अभी 4-5 दिन पहले मैंने कुछ लोगों को भेजा, तो वो इतने खुश हो गए, कहते जी ऐसे लगा हम बेकुंठ में पहुंच गए। उन्होंने वर्ड यूज़ किया मेरे आगे, बेकुंठ, विष्णु जी का निवास स्थान कहते हैं उसको, वो कहते हैं हम बेकुंठ में पहुंच गए, ऐसे लगा जी। असीम जी कहते हैं कि ये भी सारा प्लानिंग जो है लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर की गई, आधे अधूरे नहीं, निर्माणाधीन मंदिर का आपने वहां पर रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की और चारों शंकराचार्य नहीं आए। ऐसे है, देखिए चारों शंकराचार्य क्यों नहीं आए वो उनका विषय है, उसमें मैं बोलना नहीं चाहता। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं राजनीति की बात करूँ। दूसरी बात, प्राण प्रतिष्ठा जब हुई, हमारा 540 साल से आपके भगवान, मतलब आप माता पिता को भगवान समझते हो ना, आप अपने माता पिता को टेंट में रखोगे? जी जी जी, नहीं रखेंगे ना जी। आपके भगवान, आपके श्रद्धेय, आप मरने पे उनका नाम लेते हो, पैदा होने पे नाम लेते हो, आप दिवाली पे राम जी की पूजा करते हो। तो जब अपने भगवान को नहीं आप मंदिर दे सके, तो हमने तो उसके लिए लड़ना था ना। हमारी लड़ाई शुरू से ये थी। आज की लड़ाई थोड़ा कि हम बीजेपी में आए या नहीं आए, वो तो लड़ाई नहीं थी। हम तो बीजेपी नहीं बनी थी जब तक हम कह रहे हैं कि भाई राम जी को मंदिर दो जी, उनका घर दो, उनका निवास स्थान दो जी, तो कहने दीजिए। लेकिन ये फैसला कोर्ट ने, क्रेडिट आप ले रहे हैं, फैसला तो कोर्ट का है भाई साहब ऐसे क्रेडिट आप ले रहे हैं। हम अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला चुनाव कराओ जम्मू कश्मीर में, तो अब क्या क्रेडिट ले लेंगे हम इस चीज का? कराने उनका आदेश हुआ, कोर्ट ने आदेश किया राम मंदिर बनाओ, कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। फिर आप कह रहे हैं कि हमने शुरुआत से स्ट्रगल किया, लेकिन आदेश एक हमने विचार रखा था, आदेश हमारा जो एक हमारा मैनिफेस्टो बनता है
या एक हमारा विचारधारा है, उसके हिसाब से एक उसमें था कि हमने राम मंदिर बनाना ही बनाना है, 370 हटानी ही हटानी है। वो दो हमारे थे, सीए हमने लाना था, हमने लाया, ये हमारा मैनिफेस्टो है ना, और हम जो लाते हैं करते कहते हैं वो करते हैं। ये तो मोदी जी का आपको सीधा फार्मूला पता है जी। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि 400 से ज़्यादा सीटें लेकर क्या संविधान ही बदल देंगे। ऐसा है, जिन्होंने बदलना था उन्होंने तो बदला ही है, आपको भी पता है। 370 लगाने की जरूरत नहीं थी, लगवाई गई जी। ये सबसे बड़ा संविधान बदला गया था। उसके बाद और भी संविधान में बड़ी चेंजेस हुई थी, और इस 370 के खिलाफ खुद BR अम्बेडकर जी थे, जी। खुद श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर होकर कांग्रेस के रिजाइन कर गए। जी। तो फिर कांग्रेस की बातें नहीं मेरे आगे करने। कांग्रेस का तो सीधा वोट बैंक ऐसा है कि जब गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया था तो उनकी 15 स्टेटें थी, तो 14 स्टेटों ने बोला था कि वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाइए, तब भी जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। किस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जी। आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है इन 5 सीटों में, जम्मू कश्मीर की 5 सीटों की, जी? क्या उम्मीद है आपको? जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में 2 तो बीजेपी की हैं जी। तो 3 में जो भी पार्टी जिसको देगी वो कितने वोट लेके आता है उसके ऊपर देख लेंगे हम। जी। असीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।